दूसरा नया प्रस्ताव भी लगभग बनकर तैयार है, जो खैरी मोड़ से शुरू होगा और भरतपुर गांव के समीप ऋषियप से पहले वो समाप्त होगा, जिसमें कि आपके मंजुराही, रायपुरा, भरथौली, पवई आदि गांवों के बगल से गुजरते हुए लगभग 19 किलोमीटर की लंबाई में बाईपास का निर्माण होगा। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार जो निर्णय ले लिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो स्वागत योग्य है। जो कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो, जेल में है, तो जब आधी रात को कोर्ट खुलता है, आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन आप कोर्ट को भी दबाव में लेकर अपने पक्ष में फैसला कराना चाहते हैं कि हम जो चाहें वही फैसला हो, वही निर्णय हो, और हमारे लायक निर्णय हुआ तो अच्छा है कोर्ट, हमारे लायक निर्णय नहीं हुआ, कानून के हिसाब से हुआ, साक्ष्य के हिसाब से हुआ, सत्य पर आधारित हुआ, तो फिर वो गलत है। बेचारी गांव की भोली भाली महिलाओं ने अपना अकाउंट खुलवाया और उनको अपना मोबाइल नंबर समेत सब कुछ जानकारी दे दी। देने के बाद कुछ दिनों के बाद इन लोगों को पता चला कि उसी खाते पर उस फ्रॉड ने 1.5 लाख 2 लाख करके हर खाते से लोन ले लिया है। बिहार औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर मीडिया को संबोधित किया। आइए क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता में, विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने बात की है, सुनते हैं। कि पहले औरंगाबाद में बाईपास के निर्माण का जो प्रस्ताव तैयार हुआ, उसमें निर्माण में आने वाली लागत से कहीं अधिक ज़मीन के मुआवजे की राशि हो जा रही थी, तो व्यावहारिक रूप से ये फिजिबल नहीं था। इसलिए NHAI ने इसको तात्कालिक रूप से स्थगित किया था, पोस्टपोन किया, और दूसरा नया प्रस्ताव बनाने को कहा। तो दूसरा नया प्रस्ताव भी लगभग बनकर तैयार है, जो खैरी मोड़ से शुरू होगा और भरतपुर गांव के समीप ऋषियप से पहले वो समाप्त होगा, जिसमें कि आपके मंजुराही, रायपुरा, भरथौली, पवई आदि गांवों के बगल से गुजरते हुए लगभग 19 किलोमीटर की लंबाई में बाईपास का निर्माण होगा। और इस बार मुझे लगता है कि जो नया प्रस्ताव है करीब करीब यही होगा, यही रहेगा, इसी पर निर्णय होगा। और 2026 में मुझे लगता है कि बाईपास निर्माण का कार्य शुरू हो जाना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, जो एक गंभीर आतंकवादी गतिविधि में शामिल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया। अब इस पर अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आईं। जो प्रतिक्रिया आई वो काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार जो निर्णय ले लिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो स्वागत योग्य है। जो कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि में संलिप्त हो, जेल में है, तो फिर देश में शांति स्थापित हो, देश का माहौल शांतिमय हो, इसके लिए ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से लोगों ने उसके समर्थन में प्रतिक्रिया दी, तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, विशेषकर इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, वो लोग हर बात पर, हर छोटी से बड़ी बात पर ये लोग देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, CBI हो, ED हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबको ये लोग घेरते हैं, सबको बदनाम करते हैं, सब पर आरोप लगाते हैं और सबको दबाव में लेना चाहते हैं। जबकि भारतीय न्यायिक व्यवस्था जो है वो दुनिया में जानी मानी न्यायिक व्यवस्था है। ये लोग भूल जाते हैं कि बॉम्बे की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना में जब एक आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई होनी थी, तो यही सर्वोच्च न्यायालय आधी रात को खुलता है और सबका सुनता है कि
और यही तो यहाँ के न्यायिक खूबसूरती है न्यायिक प्रणाली की। तो जब आधी रात को कोर्ट खुलता है, आपकी बात सुनी जाती है, लेकिन आप कोर्ट को भी दबाव में लेकर अपने पक्ष में फैसला कराना चाहते हैं कि हम जो चाहें वही फैसला हो, वही निर्णय हो, और हमारे लायक निर्णय हुआ तो अच्छा है कोर्ट, हमारे लायक निर्णय नहीं हुआ, कानून के हिसाब से हुआ, साक्ष्य के हिसाब से हुआ, सत्य पर आधारित हुआ, तो फिर वो गलत है। तो ये जो नीतियों का दोगलापन है, ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है, ये बिल्कुल निंदनीय है और देशव्यापी इसकी निंदा हो भी रही है और होनी भी चाहिए। आज हमारे पास करीब 50 की संख्या में सिमरा गांव से महिलाएं आई और उन लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति उनके गांव में गया था और उसने कहा कि हम आप लोगों को रोज़गार दिलाएंगे, उसके लिए आप लोग बैंक में अकाउंट खोलिए और मुझे अपना टेलीफ़ोन नंबर दीजिए। बेचारी गांव की भोली भाली महिलाओं ने अपना अकाउंट खुलवाया और उनको अपना मोबाइल नंबर समेत सब कुछ जानकारी दे दी। देने के बाद कुछ दिनों के बाद इन लोगों को पता चला कि उसी खाते पर उस फ्रॉड ने 1.5 लाख 2 लाख करके हर खाते से लोन ले लिया। जब इसकी जानकारी उन लोगों को मिली तो उन लोगों ने संबंधित विभाग में शिकायत की। शिकायत होने के बाद वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अकाउंट फ्रीज होने के बाद इनके साथ एक समस्या और आ गई कि उसी अकाउंट में इन लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई सुविधा या अनुदान राशि आ रही है, इनकमिंग है, पैसा सरकार से आ रहा है तो उसी खाते में जमा हो रहा है, लेकिन ये निकालना चाह रही हैं तो चूँकि वो खाता फ्रीज है, ट्रांजैक्शन पे रोक लगा हुआ है, तो निकल नहीं पा रहा है। तो इनको रोज़मर्रे का खर्चा हो या बाल बच्चों को का फ़ी हो या कुछ भी हो, निकल नहीं पा रहा है। इसी बात को लेकर ये महिलाएं आज मेरे पास आईं। तो मैंने यहाँ जो साइबर क्राइम के डीएसपी हैं उनसे बात की और उनको इन सारी समस्याओं के विषय में मैंने जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा कि अकेले मेरे यहाँ से ये अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, मेरा जो लॉगिन है या उनका जो भी टेक्निकल जो टर्म है, इसके लिए जो आर्थिक अपराध शाखा है वहाँ से भी कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर इनका अकाउंट फिर से संचालित होना शुरू होगा, उस पर जो रोक लगा है वो हटेगा। तो उन्होंने आवेदन देने की बात की और मैंने उन महिलाओं को उनके पास जाकर मिलने को कहा है। तो और ये भी उन लोगों को कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वो लोग मेरे से तिबारा भी आके मिलेंगे और जब तक समाधान नहीं होता तब तक मेरे संपर्क में रहेंगे। इस तरह की जो घटना घटी है सिमरा में, तो जियो करे या योजना है और अभी कुछ किसान संगठन वहाँ गए हुए थे, बता रहे थे कि कुटकुट डैम में कुछ खास काम नहीं चल रहा है। तो डैम चूँकि ये आपके पहल पर इस योजना को आज मूर्त रूप दिया जा रहा है, तो जो डैम में फाटक लगना है वो कब तक लगेगा? जहाँ तक मेरी जानकारी है और मैंने जिस तरह से अधिकारियों से बात की है और उनकी तरफ से जो मुझे फीडबैक मिला है, उसके तहत इस वर्ष बरसात शुरू होने से पहले डैम में कुटकुट डैम में फाटक लग जाना चाहिए। यदि सब कुछ पॉजिटिव रहा, सब कुछ सकारात्मक रहा तो इसमें बहुत कुछ नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन चूँकि झारखंड में सरकार जेएमएम की है और वहाँ कांग्रेस पार्टी या आरजेडी उसके अलाई है, लेकिन भारत सरकार इतना गहरा रुचि रख रही है कि झारखंड सरकार ने भी अपने सहयोग का समर्थन का वादा किया है और अभी तक मेरी समझ से कहीं कोई नकारात्मक बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल बरसात से पहले कुटकुट डैम में लोहे का फाटक लग जाएगा। ये मामला चल रहा था उसमें कि मुआवजा कि वहाँ के जो विस्थापित ने कह रहे थे कि जब तक हमें मुआवजा भुगतान नहीं होगा तब तक हम फाटक नहीं लगे। तो मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई क्या? मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। मुआवजा भुगतान की एक नीति बनाई गई थी कि कुछ प्रतिशत जितना उनका मुआवजा बनता है
कुछ प्रतिशत उनको पहले मिलेगा, उसका भुगतान होगा, और जब वो विस्थापित हो जाएंगे, अपनी जगह को खाली कर देंगे, तब उनका जो शेष है वो राशि उनको मिल जाएगी, उसका भुगतान हो जाएगा। ये एक पॉलिसी सरकार ने अख्तियार किया है, सरकार ने तय किया है। और चूँकि ये देश में पहली बार हो रहा है कि एक ही ज़मीन का दोबारा मुआवजा मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि किसानों के हित में, क्योंकि 1.25 लाख हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई होनी है, 50 लाख किसान और किसान परिवार इस परियोजना से प्रभावित होने वाला है, इसलिए 50 लाख किसानों के हित में उन्होंने एक अलग तरह का ऐतिहासिक निर्णय लिया कि एक ही ज़मीन का दोबारा मुआवजा देने जा रही है सरकार। उसका भुगतान शुरू है। जैसे जैसे लोग भुगतान लेकर अपना जगह खाली कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको बाकी की राशि का भुगतान हो रहा है। तो इसी नीति के तहत ये कार्रवाई चल रही है। कितने % विस्थापन का? कैसी बात है, बीजेपी को कहाँ से नहीं, ये देखिए बीजेपी का सवाल नहीं है। मंत्री का पति है ना बीजेपी, कोई हो मंत्री के पति, उन्होंने अपनी कई बात को वापस भी ले लिया, उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना भी की है, और पार्टी की तरफ से उनके ऊपर इस तरह की बात बोलने से परहेज करने की हिदायत भी दी गई है। और इसमें बीजेपी कहीं नहीं है, किसी की व्यक्तिगत राय हो सकती है या उसका स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, उनकी जुबान फिसल सकती है। इसका मतलब आप पूरे बीजेपी को कटघरे में खड़ा करें, ये मेरी समझ से उचित नहीं है। सर आपको याद होगा जो बिहार में मोदी जी की मां के प्रति बात आई थी, उस समय भी कांग्रेस का नेता नहीं था, लेकिन बवाल हुआ था। क्या आज भाजपा इस बात को लेकर मौन है, खामोश है? इसको क्या बवाल नहीं होना चाहिए? ऐसे मंत्री को या ऐसे पति को कार्रवाई नहीं होना चाहिए? कहा तो कि जब हिदायत उनको मिली, जब कार्रवाई उन पे हुई, तभी तो उन्होंने क्षमा याचना की और माफ़ी मांगा कि हमने अपने शब्द वापस लिए हैं और जो हमने कहा है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति के द्वारा जब मोदी जी की मां के प्रति, और वो कोई इस तरह का नहीं था, वो एक अपशब्द था, वो गाली थी। दूसरा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों के शीर्षस्थ नेता के सामने इस तरह के अपशब्द बोले गए थे, लेकिन उन लोगों ने उस समय कुछ नहीं किया था। तो उस घटना की तुलना आप इस घटना से, इस वक्तव्य से नहीं कर सकते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, यहाँ किसी एक ने कुछ कह दिया तो फिर उस पर कार्रवाई हुई, पार्टी की तरफ से हिदायत दी गई और उसने वापस लिया। लेकिन यहाँ तो उसने वापस भी नहीं लिया, ना ही कांग्रेस या आरजेडी के नेताओं ने खेद व्यक्त किया था, और जबकि उनके सामने की घटना थी। दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। आप उसकी तुलना इससे नहीं कर सकते। माफ़ी तो लोग